बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, मुल्क की तारीख में पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की सरबराही में ई कोर्ट्स का इफ्तिताह कर दिया गया और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का ये कहना है कि ई कोर्ट्स से मुल्क कौम के अरबों रुपए बचेंगे। यानी जब वकला इस्लामाबाद जाते थे, 5 स्टार होटल्स में स्टे हुआ करता था, अब ऐसी तमाम चीज़ें नहीं हुआ करेंगी। आज सिर्फ एक दिन की ई कोर्ट्स की वर्किंग से तकरीबन 25 लाख रुपए की बचत हुई है और ये कहा है कि ये दरअसल कम खर्च इंसाफ का एक तरीक़ा है। पूरी दुनिया में ई कोर्ट्स सिस्टम एक बड़ा कदम है। आज पहले रोज़ ई कोर्ट से साइलिन की सुनवाई हुई है और ट्रांसपोर्ट पर अखराजात आते सस्ता और म्यारी इंसाफ हमारी आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मुबारकबाद भी दी है। नाज़रीन, आजकल की दौर में यानी जब हमारे पास हर घर में हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन की सूरत में, लैपटॉप्स की सूरत में, डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर्स की सूरत में, इंटरनेट की सूरत में हमारे पास ये रसाई है कि हम बासानी इंटरनेट के ज़रिए कोई भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। किसी भी इदारे में कोई कंप्लेन लॉन्च करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब आजकल के दौर में जो बाकायदा एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम हुआ करता था कोर्ट्स का, कि बाकायदा पिटिशन बनती थी, उसके बाद अखराजात आते थे, कोर्ट फीस दी जाती थी। तो अब ये लग रहा है कि इन ई कोर्ट्स के क़याम के बाद आवाम को सस्ता इंसाफ मिल सकेगा। फिर वकला जो थे, जाहिर सी बात है, उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, उनका टिकट, उनका स्टे और उनकी प्रोफेशनल फ़ीस, ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त करना हर जो मुद्दई होता है उसके बस की बात नहीं थी। तो अब ये भी एक आसानी है कि अगर कोई शख्स चाहे कि वो ख़ुद अपना केस प्लीट कर सके तो वो भी इन ई कोर्ट्स के ज़रिए मुस्तफ़ीद हो सकेगा। इसकी टेक्नोलॉजी बाकायदा चेक हो चुकी है, आज इसका इफ्तिताह हो चुका है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर क़ानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट खलीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम खलीक साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम जी जनाब, आपकी आवाज़ आ रही है? जी खलीक साहब, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आ रही है अब आपको? हेलो, वॉल्यूम प्लीज़ बढ़ाइएगा या यहाँ से मेरा ये IFB खोल दें। जी खलीक साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी खलीक भाई, ये बताइएगा कि मुल्क की तारीख में पहली बार चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में ई कोर्ट्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। किस तरह ये ई कोर्ट्स वर्किंग करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ये बताइएगा सर। तो टेक्नोलॉजी की आप आजकल टेक्नोलॉजी की जो एडवांटेज थी, चीफ जस्टिस साहब ने ये टेक्नोलॉजी जो है लिटिगेंट को सस्ता इंसाफ फराहम करने के सिलसिले में एक कड़ी है। और आपको पता है कि एक केस के लिए कितना खर्चा होता है। अगर आप इस्लामाबाद जाएं और फिर वहाँ केस ना चले तो वो और खर्चा हो जाता है। और फिर वही कहते हैं कि सस्ता इंसाफ दिल्ली से मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा खलीक साहब कि किस तरह से ये ई कोर्ट्स वर्किंग करते हैं? किसी वेबसाइट पे जाना होता है? किस तरह से दरख्वास्त दायर करनी होती है? अगर कोई पिटिशन फाइल करना चाहे या अपने केस का दिफा करना चाहे तो क्या सूरत हाल होगी सर? एक्चुअली अभी तो इसको जो है ना, कोर्ट ने इस तरह किया है कि ये सिर्फ एक चीफ साहब की जो कोर्ट है 1 नंबर, वो 1 नंबर कोर्ट जो है वो सिर्फ ई कोर्ट है जी। अच्छा, उसमें जो रूटीन के केस लगते हैं तो अभी 2 रजिस्ट्रीज को लिंक किया है, एक लाहौर रजिस्ट्री को, एक कराची रजिस्ट्री को जी। अब उस पर कोई वो नहीं है, समझे कि आपके सामने रोस्टर के ऊपर जो है आपका एक वो लगा हुआ है स्क्रीन, उस जी बेंच होती है नॉर्मली और आपके एक्सेस है, आप माइक्रोफोन पे अपना केस प्लीट करते हैं, वहाँ उनको आपकी आवाज़ जा रही होती है, आपकी आवाज़ इनको आ रही होती है, वो क्वेश्चन करते हैं जैसे आप अपने लोगों से बाहर बात करते हैं, इसी तरह जो है वो भी बात हो रही है। मतलब ये टेक्नोलॉजी आज से 2004 में भी ये टेक्नोलॉजी जो थी ये मौजूद थी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली नैब में 2004 में भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी। और चेयरमैन नैब जो है जब भी केस कंक्लूड करते थे, वो शुरू से मेरा ख्याल अभी भी यही होता है कि जो बड़ा केस होता है वो चेयरमैन नैब जो है वो इसी पे आते हैं, वीडियो लिंक पे पूरा केस डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसको डिसाइड करते हैं। तो लाइक इसी तरह से कोर्ट भी हैं। बिल्कुल खलीक साहब, देखिए असल में वैसे दुनिया भर में ई कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यानी
कॉन्फ्रेंस कॉल जिस तरह ली जाती है या जिस तरह से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो उस तरह पूरी दुनिया में इससे बड़ा फ़ायदा उठाया जाता है, ना सिर्फ इस फील्ड में बल्कि हर फील्ड में। यहाँ तक कि अब तो मेडिकल के ऑपरेशंस किए जाते हैं बाकायदा एक दूसरे मुल्क से कनेक्टेड होके, और तमाम चीज़ें देख के डॉक्टर गाइड कर रहा होता है और ऑपरेशंस किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये एक बड़ा इक़दाम इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1 सबसे मेरे ख्याल में अहम कोर्ट समझी जाती है, जहाँ पे चीफ जस्टिस की सरबराही में भी केसेस जो हैं सुने जाते हैं। मेरा भी इत्तेफाक हुआ है 2-3 दफ़ा, जब कोई ऐसा नोटिस आया है तो बाकायदा एक रोज़ पहले यहाँ से वकील हायर करके, फिर उसके बाद इस्लामाबाद एक रोज़ पहले पहुँचना, उसके बाद वक्त से कोर्ट में पहुँचना, फिर हाज़िरी लगवाना, ये तमाम एक लंबा प्रोसीजर हुआ करता था। यानी अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट में कोई पेशी है इस्लामाबाद में और आप कराची से जा रहे हैं, तो आप ये समझ लेंगे कम से कम 2 से 3 दिन आपको स्पेयर करने पड़ते थे, और अगर मौसम ख़राब है तो फिर आप 4 या 5 दिन भी हो सकते थे। तो इसलिए ये एक बड़ी बात है, टाइम बचेगा और इसमें लोगों को आसानी होगी। तो सर मुझे ये भी बताइएगा कि अगर कोई शख्स खुद पेश होना चाहता है और वो इस लिंक के थ्रू खुद अपीयर होना चाहता है, तो किस तरीके से काम किया जाएगा? देखिए, बात यह है कि अभी खुद अपील होने वाला जो है मामला अभी है नहीं। अभी तो ये लिस्ट होते हैं केसेस कोर्ट नंबर 1 के। कोर्ट नंबर 1 में जो केसेस लिस्ट होंगे वो ई कोर्ट में जाएंगे। अब उसमें उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है, कराची से 2 केस हैं, लाहौर से 2 केस है, बाकी इस्लामाबाद से केस। तो वो जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब ने लिस्ट किए हुए हैं, और उसी लिस्ट के हिसाब से जो है ना वो केसेस शुरू हो जाते हैं। मतलब वही जैसे नंबर से चलते हैं, आपका नंबर आएगा और आप अपने रोस्टम पे खड़े हो जाएंगे और आप अपना केस चलाएंगे। अच्छा खलील साहब ये बताइएगा, ऐसा पता ही नहीं चलता कि जैसे आप जो है कोई और मतलब बगैर उसके कर रहे हैं, बगैर बेंच के कर रहे हैं, कोई केस चला रहे हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि यानी इस वक्त जितने पेंडिंग केसेस हैं हमारे मुल्क में, बदकिस्मती से इंसाफ तो मिल जाता है, लेकिन इंसाफ मिलने में ताख़ीर ज़रूर होती है। कम केसेस ऐसे हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं, जिसमें फौरी समाअत की जाती है, रोज़ाना समाअत की जाती है, और फिर वो तो फैसल हो जाते हैं। लेकिन जो आम केसेस हैं, आम लोगों के केसेस हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हो, बहुत से केसेस पेंडिंग है सर। इसके यानी ये कोशिश की जा रही है। हमने पहले साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की काफ़ी कोशिशें देखी कि उन्होंने बाकायदा ऑडिट भी किया कोर्ट्स में, जो मुख्तलिफ लोअर कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उसमें पेंडिंग केसेस की तादाद देखी। हालांकि अगर देखा जाए तो साकिब निसार साहब का अपना जो डिसीशन जो रेशो था वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। हाई प्रोफाइल केसेस बिल्कुल डिसाइड किए गए, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन केसेस थे उनका अभी भी एवरेज वही है कि एक दफ़ा अगर कोई केस जिस तरह हाई कोर्ट में जाता है तो 4, 5, 6 साल से पहले वो केस फैसल नहीं होता। सर क्या कहते हैं आप? वो तो एक बात है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें कि केसेस जो है इतनी तेजी से लिटिगेशन बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन लोग जो है उसको अब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना नहीं चाहते, वो कोर्ट में आने को प्रेफर करते हैं। अब आपको पता है कि जब आगे बैकलॉग तो है ही है, पीछे से भी जो है ना केसेस आए जा रहे हैं, तो फिर जो है ना एक डिफिकल्टी होती है। जबकि स्पेशल कोर्ट्स के लिए तो बड़ा क्लियर कट है कि जनाब आपने इतने दिन में ये केस डिसाइड करना है, उसके बावजूद स्पेशल कोर्ट जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते। अब और उसका जो है ना मल्टीप्लिकेशन फिर सुप्रीम कोर्ट ही आती है। लेकिन बहुत सारे जो है ना जुडिशल पॉलिसीज बनाई हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है, तो अब इस पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन ये अब लोगों ने पहले असल में जजेस ने इस तरफ सोचा नहीं, ना जजेस ने सोचा, ना बार एसोसिएशन ने सोचा। जब बैकलॉग बढ़ गया तो लिटिगेंट्स भी परेशान हुए, हू एंड क्राई भी हुआ, तो उसके बाद सोचना शुरू किया, तो इसको टाइम लगेगा। अब 70 साल की जो है ना 70 साल की चीज़ें सही होते होते 10 साल तो लगना चाहिए कम से कम। बिल्कुल। अच्छा खलील साहब ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ एक आम रिवाज हो गया है कि जिसकी मर्जी आती है वो जाता है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, किसी के खिलाफ हत्या की इज्जत का सूट फाइल करना हो या कोई पिटिशन फाइल करनी हो। सर ये जो फिल्टर सिस्टम होना चाहिए ना कि क्या आया केस का मेरिट है हाई कोर्ट
मतलब इतनी बड़ी अदालत में जाने का, या इसे किसी लोअर फोरम पे ही डील हो जाना चाहिए? ये कोई फिल्टर सिस्टम मौजूद है? मैंने अक्सर ऐसे केसेस देखे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस गए हैं जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से ये रूलिंग आई है कि ये तो बहुत लोअर फोरम पे जाने चाहिए थे, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट हल करे। तो सर कोई फिल्टर सिस्टम बनाया गया है? हमारे यहाँ सारे केस रजिस्टर हो जाते हैं, केसों की डेट्स लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ फिल्टर नहीं की जाती कि आया इस केस का वाकई मेरिट है कि ये इतने हायर कोर्ट में सुना जाए? एक्चुअली बात फिर वही है कि आपको स्टेप दे दिए हुए हैं, ठीक है। अब कुछ काम रजिस्ट्रार का भी होता है कि जनाब वो केस को वापस कर दे के जनाब सुप्रीम कोर्ट में तो जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलता है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस होती है, एक चीज। दूसरी इंटरप्रिटेशन ऑफ दी लॉ है, तीसरा कोई मामला ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्योंकि HRCP जो है ना, ह्यूमन राइट्स के बड़े केसेस चले हैं, खासतौर पे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के ज़माने में मैं जब हियरिंग रोस्टर देखा करता था तो कई केसेस ह्यूमन राइट्स के हुआ करते थे जो टॉप प्रायोरिटी पे होते थे। उसमें से अक्सर केसेस ऐसे भी होते थे जिनमें जो मेरिट पे नहीं होते थे, लेकिन जाहिर सी बात है जो शख्स अगर एक सादे कागज़ पे एक अर्जी लिख के भी सुप्रीम कोर्ट में ह्यूमन राइट्स की बेस पे डाल देता है तो उसकी हियरिंग की जाती है। कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ वो 100 वोटों के केसेस बहुत सारे टेकअप कर लिए थे 2-4 चीफ जस्टिस साहिबान ने, तो वो भी एक्यूमुलेट हो गए। अब वो क्योंकि उसको हाईलाइट भी लोगों ने बहुत कर दिया, मीडिया ने भी हाईलाइट कर दिया। अब जब एक चीज आपने इनिशिएटिव ले लिया तो कम से कम उसको कंक्लूड तो करना है। तो अब वो टाइम लेता है। अब जब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है तो डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर भी उसमें जो है ना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मुख्तलिफ लोगों की जो है ना ग्रीवांसेस भी उसमें आना शुरू हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल होती रहती हैं। अब क्योंकि किसी का राइट इन्फ्रेंज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन ले लिया, अब उसमें किसी और का राइट इन्फ्रेंज हो रहा है, जब वो उसका राइट इन्फ्रेंज होगा तो वो कम से कम कोर्ट में तो आएगा। जब कोर्ट में आएगा तो उसकी एप्लीकेशन में नोटिस होगा, उसकी एप्लीकेशन में नोटिस होने के बाद अगर साइड को सुना जाएगा, उसको सुना जाएगा। तो वो इशू तो आपके सामने एक आया बड़ा छोटा सा कि जी लेवी ऑफ टैक्स पे आ गया, लेकिन जब उसके अंदर 5 डिपार्टमेंट जो है अलहदा है, फिर गवर्नमेंट है, फिर कोई स्टेक होल्डर है, कोई टैक्स कलेक्टर है, अब ये सारी चीजें जो है जब इन लोगों के राइट इन्फ्रेंज होते हैं तो फिर ये अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। जब ये अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं तो फिर उसके बाद जो है उसको सुनना पड़ता है कोर्ट को। अब इसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जनाब आप सबसे पहले तो ये करना है कि आपको लॉ चेंज करना पड़ेगा कि आपको कन्फाइन करना है। जैसे CPC में कि अगर किसी ने कोई गलत पिटीशन फाइल की है तो उसके ऊपर कंपलसरी कॉस्ट है, कॉस्ट इम्पोज करना चाहिए कोर्ट को। लेकिन अब वो कोर्ट उस तरीके से कॉस्ट इम्पोज नहीं करता जो करना चाहिए फौरन कि जनाब आपको नजर आ रहा है आपने एक साइड का क्लेम डिसमिस किया कि जनाब आपका क्लेम नहीं बनता। अब अगर नहीं बनता तो लॉ में मौजूद है कि उसके ऊपर कंपलसरी कॉस्ट लगाई जाए, क्योंकि अगर आप कोर्ट में आए, आपने कोर्ट का वक्त ज़ाय किया और आपका केस बनता नहीं था, उस पर कंपलसरी कॉस्ट है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग इतने ज़्यादा वो नहीं हुए हैं कोर्ट के मामलात में कि जनाब अगर कॉस्ट लग गई तो एक नई बात शुरू हो जाएगी। वो कॉस्ट के ऊपर जो है ना वो हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो एक केस जो नीचे ख़त्म हो गया तो बाद वक़्त ऐसा होता है कि अगर कॉस्ट लगा दी तो कॉस्ट के ऊपर लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाते। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा खलीक साहब, कोई जो केसेस विद कॉस्ट डिक्री होते हैं, ठीक है सर, अब अगर कोई शख्स केस जीतता है विद कॉस्ट, उसने वकील की फीस कहीं ज़्यादा दी हो, कोर्ट की जानिब से एक केस की, यानी अगर हम एक सिंपल सूट की बात करें तो एक सूट अगर विद कॉस्ट डिक्री होता है तो कितनी कॉस्ट अलाउ की जाती है एक केस की? ठीक है जनाब, एक तो जब कोई प्लेंटिफ कोई केस फाइल करता है तो एक तो उसकी कोर्ट फी लगाता है, उसके बाद वो वकील की फीस होती है। वकील की फीस के बाद जो है और अगर कोई अखबारों में, लेकिन वकील की फीस डिक्लेयर्ड नहीं होती ना कि कितनी फीस दी गई है। वकील की आजकल फीसें तो वकला की आपको पता है सर, एक आम आदमी एक अच्छे वकील की फीस किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता। आम क्या सर, वाइट कॉलर्ड या एक अच्छा स्टेटस का आदमी भी एक बड़े वकील की फीस आजकल के ज़माने में अफोर्ड नहीं की जा सकती। तो कोर्ट की जानिब से कॉस्ट कितनी दी जाती है सर? देखिए, कोर्ट में 2 प्रोसीजर है जी।
एक तो कोर्ट अपनी मर्जी से कॉस्ट दे देता है, ठीक है, वकील की, तो वो तो ज्यादा नहीं होती, कोई 5,000, 10,000, 15,000 मैक्सिमम होती है। लेकिन क्योंकि ये तो डिग्री होल्डर का काम है कि जब उसको डिग्री बनने से पहले वो जो है कास्ट क्लेम करे, तो अगर उसको वकील साहब ने 25 लाख का बिल दिया है तो 25 लाख रुपए क्लेम करे। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा फुकदान है, तो वकील साहब अगर 25 लाख का बिल नहीं देंगे तो कोर्ट उसको 10,000, 15,000 से ज्यादा अवॉइड नहीं करता, अलाउ नहीं करेगी सर। फिर 25 लाख का अगर बिल देंगे तो 25 लाख पे टैक्स भी तो शो करना होगा सर। तो सर यही तो है ना, तो इसलिए अगर वकील साहब बिल देंगे जी सर, तो अगर आप डैमेजेस के केस देखें तो अच्छे खासे केसेस में वकीलों के 20-20, 25-25 लाख के बिल होते हैं और कोर्ट अलाउ करता है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि वकील साहब, आपने जैसे टैक्स दिया, वकील साहब ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, हाँ तो टैक्स कल्चर को इंट्रोड्यूस कराना और इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि अगर आप पैसे दे रहे हैं तो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाए तो फिर ये चीज़ें क्लेम की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया खलीक साहब, आपने मेट्रो न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये जो ई कोर्ट्स बनाए गए हैं, यानी एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें अगर कोई केस आपके ख़िलाफ़ है और वो कोर्ट रूम 1 में है, जो कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर आप के एडवोकेट को, आपके लॉयर को ये आसानी फराहम की गई है कि वो अगर चाहें तो उन्हें अब इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकायदा पोर्टल के ज़रिए वो अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने या वेब कैम के ज़रिए वो बाकायदा चीफ जस्टिस के सामने ये पेशी में अपीयर हो सकते हैं, यानी अपना केस प्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे रोस्ट्रम पे खड़े होकर एक वकील केस प्लीट करता है, उसी तरह अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, वेब कैम के सामने खड़े होकर अपना केस जो है वो प्लीट किया जा सकता है। एक बड़ा कदम है, एक आज के टेक्नोलॉजी की दौर के हिसाब से एक अच्छा कदम है कि ये इस तरह से लोगों को सस्ता इंसाफ मिल सकेगा। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो फिर अपनी मज़ीद स्टोरीज़ पे बात करेंगे। कहीं न जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। आपको हम कुछ बात करना चाहेंगे आज यानी 21 रमज़ान मुबारक के हवाले से। खलीफा चाहरुम हज़रत अली करमल्लाह वजहो का यौम शहादत जो है उसके हवाले से कराची का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। आज एक खुशाइन बात यह है कि IG सिंध कलीम इमाम की जानिब से सिक्योरिटी के जुलूस के लिए तकरीबन 32,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई थी और यही वजह है कि खुदा का शुक्र है कि कोई नाखुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया। इस जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त कर दिया गया था, बाकायदा स्कैनर गेट्स और तमाम चीज़ें लगाई गई थी और जाहिर सी बात है जब तक कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी सख्त या जो एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनकी जानिब से सिक्योरिटी सख्त की जाती है तो फिर ही पुरअमन माहौल में इन जुलूसों का निकलना मुमकिन होता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम समीर कुरैशी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम, जी बिल्कुल सुन सकता हूं। जी समीर कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि आज अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत पुरअमन अंदाज में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और खलीफा चाहरुम हज़रत अली करमल्लाह वजहो की यौम शहादत के हवाले से जो जुलूस का सिलसिला था वो इख्तिताम पजीर हुआ। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये आज यौम शहादत अली का जुलूस था जो कि आज दोपहर को निश्तर पार्क से बरामद हुआ था और बरामद होने के बाद जो है ये रिवायती रास्तों से हट के ये जुलूस था, क्योंकि नुमाइश पे तामीराती काम जारी है और नुमाइश पे तामीराती काम की वजह से इसको एक नया रूट दिया गया था। ये रूट जो था ये पीपल्स सेक्रेटरीट था, पीपल्स सेक्रेटरीट से कॉरिडोर 3 से तिब्बत सेंटर और तिब्बत सेंटर से वो MS जिन्ना रोड पे आके फिर अपने मुकर्ररा जो रिवायती रास्ते थे उनसे वो हुसैनियान ईरानियान पे बकायदा आफियत जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के इंतजाम की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम जो है इस जुलूस के लिए काफी जो थे सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और इस जुलूस से कबल ही जो है 3 से 4 रोज कबल से कॉम्बिंग ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया था। मुख्तलिफ इलाकों पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयां जो थी जारी थी। सिक्योरिटी जो थी इसमें पुलिस की जो थी 5,572 एहलकार जो थे वो सिक्योरिटी पे मामूद किए गए थे। इस सिक्योरिटी के अलावा
जितने भी सीसीटीवी कैमराज जो इस रूट के ऊपर खराब थे उनकी मरम्मत पहले से कर दी गई थी। और इसके अलावा जो है तकरीबन कोई 7 के करीब बख्तरबंद गाड़ियां थी जो इस रूट के ऊपर थी, और बख्तरबंद गाड़ियों में पुलिस एहलकार भी काफी थे। दो जो थी खवातीन पुलिस एहलकार थी, 140 जो थे सादा लिबास के एहलकार थे जो तैनात किए गए थे। इसके अलावा जो है मोबाइलें भी हर जगह पे थी, और ये आखिर तक जुलूस के अंदर से जब तक वो जो अज़ादार थे वापस नहीं चले गए, जब तक जो है वो सख्त इंतजाम जारी रहे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस जुलूस से कबल जो है लाइंस एरिया के इलाके में इंटेलिजेंस बेस जो ईस्ट जोन पुलिस ने कार्रवाई की, एक खुदकश जैकेट भी बरामद की जो कि यौम अली के जुलूस के मौके पर जुलूस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल की जानी थी, जो कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से जुलूस की सुरक्षा की हिफाजत और कराची शहर को अमन अमान को खराब करने की जो मजमूम साजिश थी वो नाकाम बना दी गई। जैकेट का वजन तकरीबन 6 किलो है जिसको मौके पर डिफ्यूज कर दिया गया, जबकि जैकेट में बारूद के अलावा नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया था जिससे बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हो सकता था। जबकि 20 मुस्तफा अफराद को तफ्तीश के लिए गिरफ्तार भी किया गया है। जबकि जराये की ये भी इत्तला थी कि एक जैकेट जो है वो किसी अस्पताल में मौजूद है, जिसकी वजह से तमाम अस्पताल जितने भी हैं उनको चेकिंग में रखा गया था। वहां पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आए, और ये जुलूस जितना भी रूट पे था वो खैर व आफियत से गुजर गया। जी बिल्कुल। अच्छा समीर कुरैशी, ये भी बताइएगा कि जाहिर सी बात है एक गर्म तरीन दिन कराची में आज भी था और सिक्योरिटी अपनी जगह, लेकिन इन जुलूस के शरका को शदीद गर्मी का सामना था। यहाँ पे जुलूस के शरका के लिए क्या सहूलियात फराहम की गई थी? क्योंकि जाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर कोई गीला कपड़ा लोग सर पे रखना चाहें या कोई तिब्बी इमदाद अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि काफ़ी केसेस ये भी रिपोर्ट हुए हैं कि लोग बेहोश हुए हैं रोज़े की हालत में होने की वजह से और शदीद गर्मी की वजह से। जी देखिए, इस तरीके के कई इंतजाम किए गए थे, और जो कि वहाँ स्काउट जो थे, शिया तंजीमों के स्काउट्स थे, उन्होंने इंतजाम किए गए थे। रजाकार जो थे उन्होंने इंतजाम किए थे, और उसके अलावा जो पुलिस और रेंजर्स की जानिब से भी खुसूसी इंतजाम थे। यानी जगह जगह के ऊपर जो है बर्फ वाला पानी रखा गया था ताकि कोई भी इसमें जो रुमाल जो उन्होंने सर पे रखे हुए थे उसको भिगो के जो है वो ठंडा कर सके और वो अपने सर के ऊपर रख सके। उसके अलावा जगह जगह के ऊपर वो एक जो खुशबू वाला पानी जो है उसका छिड़काव भी किया जा रहा था ताकि जो है वो जो आज़ादार हैं वो तरोताज़ा रहें और जुलूस में जो है उन्हें रोज़ा ना लगे, क्योंकि आज गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और मौसम जो भी चेंज हुआ वो 5 बजे के 4:30 बजे के बाद चेंज हुआ कि हवाएं चलना शुरू हुई, लेकिन इससे कबल जो है वो बहुत गर्मी थी और जिसकी वजह से आज़ादारों के लिए खुसूसी तौर पर इस तरीके से इंतजाम किए गए थे रेंजर्स की तरफ से और पुलिस की जानिब से। एक लाइंस एरिया की जानिब और एक जामा क्लास की तरफ मेडिकल कैंप भी लगाया गया था ताकि अगर कोई भी बेहोश होता है उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके। और वहाँ पर जो है कि कई अफराद जो ऐसे भी थे जो बेहोश हो गए थे गर्मी की शिद्दत से, उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद भी दी गई और कई जो थे उनको अस्पताल भी पहुँचाया गया। अच्छा ये भी बताइएगा कि ईस्ट जोन पुलिस की इंटेलिजेंस बेस की जो कार्रवाई हुई है, लाइंस एरिया से खुदकुश जैकेट बरामद की गई है, तो मुझे बताइएगा कि इस हवाले से कोई क्लू मिल सका है कि आया ये खुदकुश जैकेट किसकी तरफ से फराहम की गई थी, कौन लोग इसके पीछे थे जो इस खुदकुश जैकेट को इस्तेमाल करने वाले थे? जी देखिए, ये 20 अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई अगर इसको कहा जाए तो ये बेजा ना होगा कि ये एक बड़ी कार्रवाई थी जो डीआईजी आमिर फारूकी की टीम ने जो यहाँ पर की है। एसएसपी अकबर मैसर भी उसमें शरीक थे जो कि ईस्ट के एसएसपी हैं। एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। अगर ये दहशतगर्द जो थे इस जैकेट को करने में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़े पैमाने पर जानें ज़ाया हो जाती। ये एक सुबह कार्रवाई की गई थी जिस पर ये जैकेट बरामद की गई, लेकिन 20 अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया है। उनसे छानबीन की जा रही है कि आया कि ये किसका काम है, कौन ये चाहता था कि इस तरीके के जुलूस को सबोताज किया जाए। तो अब ये जो है वो अमल जारी है। ठीक है। अच्छा तो अभी तक कोई इसमें खातिर खा ये जो 20 अफराद से पूछगछ की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, इसमें अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिससे पता चल सके कि किसकी जिम्मेदारी है या किसी ने जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की है?
जी देखिए, ये कलअदम तंजीमों की जानिब से ये यानी पुलिस का ये कहना है कि कलअदम तंजीमों की ये कार्रवाई है और 20 अफराद जो हिरासत में है उनसे तफ्तीश की जाएगी। आज पुलिस जो है वीडियो पे ज्यादा मसरूफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से कि इतना बड़ा जो एक्शन किया गया और इसमें खुद का जैकेट भी बरामद हुई है। तो इसके बाद जो है यानी 20 अफराद जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। यकीनन तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो कई नाम सामने आएंगे, कई अहम इंकशाफात भी होंगे, लेकिन अभी तक कुछ कहना कबल वक्त होगा क्योंकि पुलिस इसको सिगाए राज में भी रख रही है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि एक दूसरी जैकेट की भी जो इत्तला थी तो उसके हवाले से क्या अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी हैं? उस जैकेट को ढूंढा जा रहा है या अब कोशिशें जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं? देखें डॉक्टर साहब, हमारे जराए का ये कहना था कि एक अस्पताल की इत्तला थी, जो सरकारी अस्पताल में जैकेट की मौजूदगी की इत्तला थी, जिससे पुलिस ने ऑपरेशन भी किया और यकीनन ये इत्तला जो है वो जो हिरासत में लिए गए हैं उनकी जानिब से पुलिस को दी गई होगी, जिसके बाद उन्होंने ऑपरेशन भी किया और उस साउथ के इलाके के अंदर जो 2 अस्पताल थे उनके अंदर भी उन्होंने अपने तरीके से छानबीन की, लेकिन जैकेट का कोई पता नहीं चला। तो इसका मतलब अगर मुल्जिमान का इंकशाफ है तो यकीनन एक जैकेट बाकी है जो कि किसी जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। तो इस वजह से अब पुलिस और जो एजेंसियों की ये कोशिश है कि किसी तरीके से भी इस जैकेट को बरामद किया जाए ताकि जो है ये कोई भी ऐसा कराची में नाखुशगवार वाक़या नहीं हो, क्योंकि अब 10 रोज के बाद 1/27 की शब भी आएगी और ये आखिरी अशरा चल रहा है। तो ये एक बहुत ही ये वो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे किसी भी वक्त नमाजियों की बड़ी हिफाजत पर होती है। तो पुलिस ने इस ज़िम्न के अंदर मसाजिद के भी ऊपर सख्त वो इंतजाम है ताकि किसी किस्म का भी कोई ऐसा कोई वाक़या ना हो जाए जिससे बड़ी जानें ज़ाया हों। इस वजह से पुलिस ने नफरी में भी इजाफा कर दिया और बहुत से जो है मुसलमान आखिरी अशरे के अंदर जो है वो एहतिकाफ में बैठते हैं, इसकी वजह से मसाजिद में खुसूसी इंतजाम भी किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आपने हमारे इस प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब देखना ही होगा कि पुलिस की कार्रवाइयाँ जिस तरह की जा रही हैं, ख़ास तौर पे अब आखिरी अशरा है, लोग मोतकिफ़ भी हैं और साथ साथ महफ़िल शबीना का भी इनेकाद किया जाता है मुख्तलिफ मसाजिद में, उस पर भी भारी सिक्योरिटी अब देखने में आएगी। लेकिन आया जिस तरह से सिक्योरिटी इंतज़ामात किए जा रहे हैं, अगर इसी तरीके के सिक्योरिटी इंतज़ामात किए जाते हैं तो फिर इंशाअल्लाह कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद जब आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे तो हम बात करना चाहेंगे रमज़ान मुबारक में महंगाई और गिराव फरोशी के हवाले से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे रमज़ान मुबारक में महंगाई और गिराव फरोशी के हवाले से। अगर हम देखते हैं तो महंगाई पे कंट्रोल के तमाम तर दावे जो है ना वो धरे के धरे रह गए हैं। हमें इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल बेबस नज़र आती है। अब इफ्तारी की अगर बात की जाए तो वो भी सिर्फ अमीरों के लिए रह गई है। कोई एक आम सफ़ेद पोश शख्स जो है वो एक अच्छी इफ्तारी अफोर्ड नहीं कर सकता अगर वो बाज़ार से लेके इफ्तारी करना चाहे। इसी तरह ना तो चीज़ों की क्वालिटी पे कोई चेक इन बैलेंस है, ना इनकी जो कीमतें हैं उस पर कोई कंट्रोल किया जाता है। जो प्राइस लिस्ट कमिश्नर ऑफिस से जारी होती है वो महज एक वर्क तो ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा उसके ऊपर इन्फोर्समेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल नामुमकिन नज़र आता है। कहीं यानी चाहे वो फल फ्रूट बेचने वाले हों, चाहे वो अशियाए खुरोनोश बेचने वाले हों, लेकिन इनकी जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। कोई पुछवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कौकब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम कौकब इकबाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम बुलंद इकबाल जी। सर, ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में इस वक्त महंगाई जो है अपने उरूज पर है, चाहे वो यानी अशियाए खुर्दनोश हो या किसी यानी मलबूसात हों, कुछ भी हो, तमाम चीज़ों के लिए मनमानी कीमतें मांगी जा रही हैं। जो फ्रूट्स वगैरह ए कैटेगरी के फ्रूट्स हैं, बी कैटेगरी के यानी दर्जा अव्वल दर्जा दोम के फ्रूट्स की बात की जाए या दूसरी चीज़ों की बात की जाए, जो लिस्ट भी निकाली जाती है कमिश्नर ऑफिस से वो महज एक पर्चे की सूरत पर होती है। इसके अलावा उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। सर, क्या कहते हैं आप? बहुत सही तज्जिया दिया आपने बुलंद इकबाल। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ दिखावे ढकोसला है और जो भी कमिश्नर ऑफिस से लिस्टें निकाली जाती हैं
ये सिर्फ एक रिकॉर्ड में लाने के लिए ये एक काम दिखाया जा रहा है कि लिस्टें निकाली जाती हैं। अमल दरामद करने के लिए कमिश्नर ऑफिस से और कमिश्नर सेक्रेटरीट से और कमिश्नर के मातहत जो अमला है, डिप्टी कमिश्नर साहबान, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान, मुख्तार कार साहबान, ये सब जो है वो सिर्फ फोटो सेशन करा के और वो जो है वो कोई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए निकल गए तो आधे घंटे के लिए निकल गए, नहीं तो उनके पास मुख्तलिफ बहाने, कभी पोलियो की है, कभी तजाविजात को हटाने की मुहिम है। और मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 15 दिन से तो मैं कोई नहीं देख रहा है कि प्राइस चेकिंग का कोई निज़ाम मौसर नजर आता हो, जिसकी वजह से फिर वो जो अपना फ्रूट बेचने वाले खुसूसी तौर पे उन्होंने अपने मन माने रेटों पे जो है वो इजाफा कर दिया है। प्राइस पे अमल करना तो मैं समझता हूँ 1% भी नहीं है। और आपने बात कही कि सिंध फूड अथॉरिटी का काम था कि लोगों को म्यारी अशिया की, म्यारी ग़िज़ा की फराहमी को एश्योर करती और वो इसको यकीनी बनाती, मगर उसने यहाँ पे जो डीजी फूड अथॉरिटी है शायद वो उनका कोई तजुर्बा इतना नहीं है कि वो उसको देख रहे हों, और ना ही उनकी टीम यहाँ पे कोई एक्टिव नजर आती है। यानी कि पूरे सूबे में अभी पिछले दिनों जब मैंने उनको, और मैं जबतन तौक्तन उनको भेजता रहता हूँ जो चीज मेरे नॉलेज में आती है, जैसे कि अभी टंडोलियार में कोई एक हमारे हैदराबाद के चेयरमैन है मुख्तार अहमद खान, उन्होंने मुझे कुछ भेजा था, तो उसके ऊपर भी मैंने उनको कहा, मगर कोई उनकी तरफ से नहीं कहा गया है कि जी हम इसको देखते हैं। वहाँ पे गैर म्यारी अशिया बिक रही हैं। अब पूरी यही नहीं कि सिंध और समेत और बड़े शहर कराची के अंदर अगर यहाँ पे गली कूचों में बिकने वाली अशिया समेत और जितनी भी ग़िज़ाई अशिया जो कि हमारे अभी आप ये देखिए कि हॉस्पिटलों में आकर आप जाएं, एक हमारे अजीज बीमार हुए थे, उनको देखने के लिए मैं जब गया तो ऐसा लगता था कि सारा शहर जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, हर हॉस्पिटल में रश लगा हुआ है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी वजह क्या है कि सिंध फूड अथॉरिटी गैर फाल है। जिस सिंध फूड अथॉरिटी के पास या तो वो अपने पावर को इस्तेमाल नहीं करते और पावर को जहाँ इस्तेमाल करते हैं वो उन्हीं को मालूम होगा कि वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ना ही अभी तक सिंध में कंज्यूमर कोर्ट्स कोई फाल नजर आती हैं, ना ही अभी कहा गया है कि कंज्यूमर कोर्ट्स बन जाएंगी, कंज्यूमर कोर्ट्स के में जजेस मुकर्रर कर दिए गए हैं। कई कंज्यूमर कोर्ट्स आपको नजर नहीं आती, हमारा सारिफ के दर्जा है, कहाँ से रिलीफ हासिल करें। ये बड़ी अफसोसनाक अमर है। और फिर ये कहा जाता है कि जनाब हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। महंगाई को कंट्रोल करना के लिए मौसर निजाम की जरूरत होती है। ये एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो कोई मैंने देखा कि सिर्फ वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम के सरबराह हैं, उनके साथ वो जाते हैं। क्यों नहीं जाते? वो कमिश्नर कंज्यूमर एसोसिएशन के अहदेदारान के साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है। अपने तौर पे हम चेक कर रहे हैं, अपने तौर पे हम प्राइजेस को और मैं आपको बता दूं कि बड़े जो अभी 4-5 जो बड़े बेकर्स हैं उनके पास तो कमिश्नर की लिस्ट में खुद गया हूँ चेक करने के लिए, उनके पास नहीं है और उनको खुला छोड़ा गया है। वो क्या वजूहत हैं ये खुद बताएं। प्राइस कंट्रोल सर ये बताइएगा कि माजी में हर रमजान मुबारक में आप भी कमिश्नर की टीम के साथ बाकायदा निशानदेही करते थे, जाते थे, ये तमाम स्नैप चेकिंग यानी बाकायदा जगहों पे जाके चेकिंग की जाती थी, जुर्माने किए जाते थे, लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता था। शुरू के रमज़ान के इब्तदाई पहले अशरे में तो ये चीज़ें कुछ हद तक देखने में आई हैं, लेकिन अब ऐसी कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आ रही हैं। तो आपकी जानिब से निशानदेही की जाती है इन चीज़ों की कमिश्नर ऑफिस में? सर निशानदेही कर रहा हूँ। एडिशनल कमिश्नर दोनों, एडिशनल कमिश्नर 1, एडिशनल कमिश्नर 2, उन दोनों को मैं यहाँ से व्हाट्सएप जो मेरे पास आता है मैं मुसलसल उनको कर रहा हूँ। और इस सिलसिले में जितने भी मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनका काम है एडिशनल कमिश्नर का को उनको वो हिदायत जारी करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दूध वही बेचा जा रहा है 100 रुपए लीटर पे, जबकि 94 रुपए का यहाँ पे फी किलो दूध का रेट है, मुकर्रर करदा रेट है। और उसके साथ साथ जो वजन है औजान है उसमें भी हेरा फेरी हो रही है, किलो के बजाय शेर का दे रहे हैं। यानी हमारा तो सारिफ जो है चारों तरफ से लुट रहा है। एक तो महंगे फल फ्रूट और वो दूसरा आपको पता है डंडी मारते हैं फ्रूट में भी। अगर दर्जन ले रहा हो तो
उसमें ऐसे ही से भी 8 दे देंगे, 10 दे देंगे, 4 के लिए गायब कर देते हैं, ठीक। ताकि वो बैठ के अगर वो ले रहा हो तो ये भी एक बड़ा सितम जरीफी इस दफा मैं देखने में आ रहा है। शुरू में जो है मैंने बड़ी कोशिश की और उसके बाद ये कहा गया कि जनाब हम तो जो है हमारी टीम वो क्योंकि रेलवे की लाइन को क्लियर करना है उसमें लगी हुई है और तो इसके लिए मैं 12 कह चुका हूँ कि आप जो है ये एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर क्यों नहीं करते। ये काम और निजाम जो कमिश्नर की प्राइस कंट्रोल का है ये किसी और को देकर दे दिए जाए ताकि ये जो है मसला सारिफिन का हल हो सके और ये महंगाई से निजात हासिल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम अपने अख्ताम पर पहुंचता है। हमारी ये कोशिश रही कि जो ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो डायरेक्ट आम आदमी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इस प्रोग्राम में उठाया जाए और उनके हवाले से कोई ना कोई हल भी तलाश किया जाए। मुझे बुलंद इकबाल को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह 11:05 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।